हैं CS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चलें सुपौल, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। तीसरे चरण के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुपौल कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन के पक्ष में गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा का मंच संचालन अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी ने पूरे गर्मजोशी के साथ किया। जनसभा को महागठबंधन के घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कांग्रेस विधायक पूनम पासवान ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के सरकार पर तीखा प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा, जो वो कहते हैं जो मैं चौकीदार हूँ, किंतु वे चौकीदारी मुकेश अंबानी और नीरव मोदी के लिए करते हैं, न कि आम जनता के लिए। मोदी जी को जितनी कोशिश करनी है, जितनी कोशिश करनी है कर ले। जो भी करना चाहते हैं कर ले, मगर बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि चौकीदार जी घबरा गए हैं। चौकीदार जी को सच्चाई दिख रही है। पहले चौकीदार जी आते थे, कहते थे मित्रों मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मित्रों 15 लाख रुपए मैं हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, और आपसे पेंशन छीनते हैं, आपको बीपीएल लिस्ट से हटाते हैं, और बुजुर्गों को कहते हैं भैया आधार कार्ड पे अपना अंगूठा लगाओ, तब देखी जाएगी बात। 15 लाख की बात उन्होंने की। मैंने सोचा ये चौकीदार जी जो है, इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए उस चोर को दिए, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ईमानदार जनता को पैसा दे। आपको 5 रुपये भी नहीं दिए और फिर कहते हैं मुझे चौकीदार बनाओ। अभी देश की जनता नरेंद्र मोदी को ड्यूटी से हटाने वाली है। अभी देश की जनता कहने जा रही है चौकीदार जी आप एक काम करिए, आप दिल्ली से परे होइए, आप जाइए यहाँ से, आप जाके अनिल अंबानी जी से गले मिलिए और थोड़ी देर में राफेल मामले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर आपकी और अनिल अंबानी की सफाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। भाइयों और बहनों, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। आपसे अनुरोध है, संक्षिप्त में हम बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार बटन दबाकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। झंझारपुर लोकसभा चुनाव में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना तेज हो चुका है, जो राजद के पूर्व नेता और वर्तमान प्रत्याशी के बीच काफी थुक्कम फज्जती हो रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में राजद के टिकट पर झंझारपुर से चुनावी मैदान में उतरने वाले पूर्व सांसद मनीलाल मंडल और राजद के विधायक सह 2019 के राजद लोकसभा प्रत्याशी के बीच झंझारपुर में जुबानी जंग काफी सीमाएं तोड़ने लगी है। एक दूसरे पर चारित्रिक हमला भी किया जा रहा है। हालिया समय में जदयू में शामिल हुए मनीलाल मंडल ने चुनावी सभा में राजद विधायक गुलाब यादव पर काफी आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो गुलाब यादव प्रमुख रहते हुए एक दलित लड़की से उसने रेप किया था, जिसका मामला लखनऊ थाना में दर्ज हुआ था। विधायक बनने के बाद साक्ष्य के अभाव में मामला को बंद करा दिया गया।
मंगलीलाल मंडल ने आरोप लगाया जो टिकट पैसे के बल पर गुलाब यादव को मिला है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा जो मंगलीलाल मंडल सठिया गए हैं। जो अपराधी जो कोई हमारे को कोई मामला नहीं, आरोप क्या लगाएगा? खुद आरोपी है कि दुनिया भर में है, कितने बच्चे कितने पत्नी उसको पता है, उनको खुद कोर्ट में जाकर कहता है पब्लिकेशन। हम पे क्या आरोप लगा? हम पे कोई आरोप नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारा शपथ पत्र है, पढ़ लीजिए, कोई आरोप होगा तब तो पेपर में दिया होंगे, शपथ पत्र में नॉमिनेशन फाइल किए देख लीजिए आपको सच्चाई क्या है। जो कहे उनका क्या है, अभी उम्र हो चुका है, सटिया गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, नहीं समझे क्या? भ्रष्ट आदमी पूरा जो हम तो भ्रष्ट की तरह सोचेगा ना कि बुद्धि उसका पूरा भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए इस दल से इधर आते हैं, इस दल से इधर जाते हैं। उनको शर्म होना चाहिए कि जदयू छोड़ के आरजेडी में आए, आरजेडी से छोड़ के फिर भाग गया। जो थाली में खाते उसी में छेद करता है। अब ये गुलाब यादव कौन है? 2015 में हम जब गांव में यहाँ घूमते थे, एक बूढ़ा 85 साल के एक गांव में मेरे पास आए और कहा कि आप कहाँ घूम रहे हैं? हमने कहा कि हम घूम रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं श्री गुलाब यादव। कहा कि आपने क्यों उम्मीदवार बनाया? आप इनको जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं? कहा कि हम महागठबंधन के नेता को सम्मान करते हैं, समर्थक भी हैं, लेकिन इस उम्मीदवार को वोट हम नहीं करेंगे। ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहिए था। अगर बाद में पता चला तो जब ये प्रमुख थे, एक दलित लड़की को उठा लिया और रेप किया, केस हुआ, लखनऊ थाना में केस हुआ। समाज में कहता ये छिहत्तरा है, छिहत्तरा का मतलब इनके खिलाफ में बलात्कार का आरोप का सेक्शन लगा है, धारा लगी है। झंझारपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। झंझारपुर लोकसभा के लोकही प्रखंड के झोड़ही मेला प्रांगण में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद प्रत्याशी गुलाब यादव के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार को उन्होंने बहुरूपिया की सरकार कहा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा जो जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो नीतीश कुमार ने मंत्रियों का नाम तय कर एक चपरासी के मार्फत मुझे मंजूरी के लिए भिजवा दिया था। बिहार के कह रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं कि हमको 13 साल काम किया है उसकी मजदूरी दीजिए, ये मांग रहे हैं। हम आपके सामने एक दो बात की चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कौन बड़ा काम किया है और उस काम के लिए मजदूरी मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर आपको फैसला देना है। हुआ था लोकसभा में तो हार गए थे, बहुत नैतिकतावादी हो गए, कहीं नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा देते हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया, बनाया किसको? तो बनाया किसको? एक मुसहर का बेटा इसी खानदान का जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई सचमुच में बड़ा आदमी है ये। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन बनाए उसी दिन से ये अपना चेहरा दिखाने लगे। इतना घमंडी आदमी है और वो चाहते थे कि ये मुसहर समाज का ऋषिदेव खानदान का सीधा साधा होता है, हम जो कहेंगे तो करेगा। हम धन बनाते हैं कि मीडिया वालों को 1-2 महीना में इन लोग कहने लगे कि जीतन मांझी रिमोट से चलता है, जीतन मांझी रबर स्टैंड है। इसके लिए इनकी बात को मानना हम छोड़ दिया और अपने मन से काम करने लगे। ये 2 बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम मार्केट रेट से पैसा देने के लिए जमीन खरीदने की बात किया, उसको इन्होंने काट दिया। हम जब पेंशन 5,000 रुपया देना चाहा, 1,000 देना चाहा, उसको काट दिया। और किसानों को बिजली माफ करने की बात हमने किया कि किसान को सबको खेती के लिए जो होता है बिजली माफ कर देंगे, इसको भी इन्होंने नहीं पालन किया। और फिर यहाँ खड़े जो नौजवान साथी हैं उनको भी हमने कहा था कि 5,000 रुपया इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब कोई गलत काम तो नहीं था, इसको इन्होंने काट दिया। ये काट करके पाप किए हैं कि बड़ा काम किए हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं। तो इनको दंड मिलना चाहिए ना, तो मजदूरी मांगने के बजाय इनको दंड मिलना चाहिए। और दंड का एक ही आधार है, भाई गुलाब जी यहाँ पर खड़े हैं,
इनका निशान लालटेन है और ईवीएम में पहले नंबर पर है। अगर उसको दबा दीजिएगा, उसको चापिएगा तो इनको वोट पड़ेगा। यही से नीतीश कुमार जी का बदला लिया जा सकता है, ये करने के लिए आए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा था 14 में? कहा था भाइयों, हम अगर जीतेंगे तो हम 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देंगे। आज केवो पर नौकरी यहाँ पर मिला है, जरा हाथ उठा के बताने। आप सब सुन लीजिए, ये आपके देश का आखिरी चुनाव है अगर हम जीत के चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि इनके एक सांसद ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि इसके बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अरे वोट का राज था तो छोट का राज था, अगर तुम मेरा वोट ही ले लेते तो फिर राज हमारा कैसे होगा? आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। इन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया था, अगर सड़कों पे आप ना उतरते तो खत्म हो गया था। इन्होंने तय कर लिया था कि गरीब गुरबा के हाथ में कलम नहीं, हाथ में स्लेट नहीं, उसके पास चाबी नहीं। अगर ये आप संभल नहीं गए होते तो ये हो चुका होता। ये बहुरूपियों की सरकार है, ये ऐसा चौकीदार है जिसके देखते देखते इसने चौकियां गायब करवा दी। सबके सब चौकी गायब भागे। अगर चौकी बचवे चाहे थी, अगर चाहे थी कि गरीब गुरबा के मान सम्मान रहे, अगर चाहे थी कि संविधान आगे बचल रहे, अगर यहाँ चाहे थी कि यहाँ के नेता लालू यादव जी संकट से बाहर आ रहा, तो हाँ सबके 23 तारीख है तय करना पड़ा। संसद में गुलाब जी को भेजिएगा तो पूछ भी सकते हैं, गुलाब जी की भले ही काम कहा लिए कहने चला आपने क्या। लेकिन अगर किसी बहुरूपीय के आदमी को भेज दीजिएगा तो देश लूट जाएगा, चौकियां बेच खाएगा और हमारे आपके हाथ में अगली बार चुनाव भी नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने फिर से महागठबंधन पर एक बार प्रहार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एक बार फिर से महागठबंधन को निशाने पर लिया। नित्यानंद राय ने कहा, जो महागठबंधन में कोई नीति है न ही कोई नियत। महागठबंधन के लोग आपस में ही कुछ दिन बाद लड़ते नजर आएंगे। आने वाले दिनों में महागठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा। महागठबंधन की स्थिति यह है, एक तो स्वार्थ से बना हुआ यह गठबंधन है, सब लोगों की अपनी अपनी एजेंडा है। वहाँ रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं मुख्यमंत्री के दावेदार। तो इस तरह से वहाँ गठबंधन में कोई मेल नहीं है, और जहाँ नीति आधारित मेल नहीं होता है वहाँ इसी तरह से आपस की टकराहट होती रहती है। ऐसे महागठबंधन की चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में वही हाल होना है। एक है ना गीत कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने किदवईपुरी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने किदवईपुरी में एनडीए गठबंधन के पार्टी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा है, लोग जानते हैं क्यों नहीं शेयर करना। हाँ, सुपौल में आज सभा हो रही और सुपौल में जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, उस उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी के नेता वहाँ बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो साफ झलक रहा है, उसके कारण नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है राजद ने कहीं ना कहीं बहिष्कार कर दिया कांग्रेस का? बहिष्कार किया कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन राजद अब है कहाँ। राजद का एक खेमा निर्दलीय उम्मीदवार के लिए रोड शो कर रहा है, अलग से एक मोर्चा बना के काम कर रहा है। ये महागठबंधन जो बिखराव है, आप तो मधुबनी का हाल देख लीजिए, गठबंधन नाम की चीज तो दिखी नहीं रही, केवल आपस का ये घालमेल है। मोदी जी के काम से, मोदी जी के विरुद्ध से डरे हुए लोगों का एक गठबंधन है, वो गठबंधन है। तो मुझे एक बात सिर्फ कहनी है, पटना, मुझे लगता है कि बिहार की पटना शहर की जनता एक उम्मीदवार के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। पटना शहर के विकास के लिए मेरा बहुत क्लियर एजेंडा है। आज मैं बिहार सरकार का, नीतीश कुमार जी का और नंदकिशोर यादव जी का अभिनंदन करूंगा। यह सड़कों को मजबूत करने में काफी काम हुआ।
मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी शरद यादव चुनावी समर में पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं। अब उनकी मदद के लिए उनके पुत्र ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राज्यसभा सांसद एवं महागठबंधन के तरफ से राजद प्रत्याशी शरद यादव ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा कर रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। वहीं अपने पिता के पक्ष में शरद यादव के पुत्र शांतनु बुंदेला ने भी मैदान संभाल लिया है। शांतनु ने अपने पिता शरद यादव की कर्मभूमि मधेपुरा में पिता को मदद करने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, मतलब इमरजेंसी का माहौल बना दिया यहाँ पे। बिहार में भी नहीं, पूरे देश में। हम तो देश में मुंबई भी गया हूँ, बहुत जगह घूमा था मैं चुनाव से पहले, तो हर जगह बुरा हाल है। इमरजेंसी का मतलब माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मतदान देना है 23 तारीख को चुनाव में। जो हमारे प्रत्याशी एवं उम्मीदवार है श्री शरद यादव जी, उनको भारी मतों से जिताना है। और ये जो हमने सबने डर बिठा के रखा है, इस डर को खत्म करना है सबसे पहले। सहरसा में अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया। एक तरफ जहां शहर में फ्लैग मार्च चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये गोलीबारी की घटना हुई। दरअसल घटना सदर थाना क्षेत्र के कचहरी ढाला के समीप की बताई जा रही है, जहां कुंदन सिंह नामक युवक को गोली मार दी गई। घायल कुंदन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस अपराधी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बाहर निकल भी है। पता है, मामला का छानबीन की जा रही है। सूचना मिला है कि कचहरी ढाला के पास सुमान जाने वाले रास्ता में गोली लगा है, उनको पीछे से जांच कर रहे हैं, देखते हैं आगे कौन था ये युवक। अभी ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। मृतक युवक का क्या नाम है फिलहाल, क्या जानकारी सिंह बता रहे हैं लोग नाम उनका। आगे क्या पूरा क्या कुछ मामला पता नहीं, पहले भी कई बार जेल में जा चुके हैं। आपकी बात तो छानबीन होगी तो पता चलेगी। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से पूर्व बीपीएससी के 26वां रैंक प्राप्त एक प्रोफेसर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर उच्च शिक्षित IIT रुड़की से पास आउट बीपीएससी के पूर्व अधिकारी प्रोफेसर नवीन कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रोफेसर नवीन कुमार बेरोजगारी और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने का संकल्प लेकर चुनावी समर में अपने आप को झोंक दिया है। अब देखने वाली बात यह है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रोफेसर नवीन कुमार चुनावी राजनीति में कितना सफल हो पाते हैं। हमने जनसंपर्क अभियान जब से अनाउंस हुआ, आचार संहिता वगैरह घोषित हुआ, हमने जनसंपर्क अभियान अपने बहुत बड़े स्केल में स्टार्ट किया। तो उसमें जो है धीरे धीरे शुरुआत दौर में मुझे बहुत कम लोग जानते थे, और हमने अपने बारे में लोगों को बताया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, बहनों का स्नेह और भाइयों का प्यार मिलता रहा, और अभी धीरे धीरे पॉजिटिव मेरे लिए फीडबैक मिलता जा रहा है। और अब मैं अभी का सिचुएशन आप देखेंगे तो मैं ट्रायंगुलर फाइट में पूरी तरह से आ चुका हूँ यहाँ पे। अभी जो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहाँ पे लोगों के, आम मतदाताओं के बीच कैसी भावनाएं है? एक बदलाव का, परिवर्तन का, जिससे कि क्षेत्र में विकास हो सके। ज़्यादातर जो हमारे सांसद रहे हैं, प्रतिनिधित्व रहे हैं क्षेत्र के, वो बहुत कम जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो जाते ही नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट के आऊँगा, और कम से कम महीना में 10 दिन मैं क्षेत्र भ्रमण करूँगा, यहाँ की समस्या दूर करूँगा, विकास के बारे में मिलजुल के बैठ के निर्णय लेंगे कि कहाँ पे क्या अच्छाई हो सकती है। तो ये लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक जो है कमी हो गई है जनता के बीच में, कि लगता है कि जो नेता लोग जीत के जाते हैं और फिर अपना जो है अपने काम में लग जाते हैं, और अपने बारे में ही सोचते हैं, जनता के बारे में कभी सोचते नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर लौट जाते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। उसका एक परिवर्तन, बदलाव होने जा रहा है। जनता सोच चुकी है, विचार रही है। अब मेरी उम्मीदवारी के बारे में बहुत बढ़िया से विकल्प के रूप में उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया। 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 में जो होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला? 2014 में बहुत सारे वादे किए गए थे। उसमें जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की विश्वास काफ़ी कम हो गई थी। वो था कि भ्रष्टाचार उस समय बहुत ज़्यादा दिख रहे थे जनता के बीच में, और ये जो सरकार आई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई है, उसको ख़त्म करने के लिए आई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई।
इनके समय में जो उस समय था वादा किए थे कि जो भ्रष्टाचारी को हम जेल देंगे, सज़ा दिलाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। और ये लोग भी उसी में लिप्त हो गए। राफेल डील या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इन्होंने मतलब कि भ्रष्टाचारी में ही लिप्त हो गए। और कांग्रेस के समय में कम से कम ये हुआ कि उसमें भ्रष्टाचार जेल तो गए थे, अभी के समय में जो है ये लोग भ्रष्टाचार जेल नहीं जाके विदेश भाग जा रहे हैं। आप जनता के बीच किस सोच के तहत जा रहे हैं? जनता के बीच मैं बहुत सारे मुद्दे जो यहाँ पे ज्वलंत मुद्दा है, सड़क, पेयजल, पर्यावरण हर समय रहेगा, हर चीज़ के लिए पर्यावरण रहेगा, स्वास्थ्य, ऐसे मुद्दों को मैं लेके जा रहा हूँ जिससे कि आम लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो सके। आपकी लड़ाई यहाँ पे किससे है? मेरी लड़ाई जो अभी तक मैं आकलन किया हूँ, शुरुआती दौर में मैं लड़ाई नहीं की। अगर आप 15 दिन पहले कहेंगे तो मैं लड़ाई नहीं की, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, अभी जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम जैसे प्रतिनिधित्व रहे हैं क्षेत्र के, वो बहुत कम जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो जाते ही नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट के आऊँगा और कम से कम महीना में 10 दिन मैं क्षेत्र भ्रमण करूँगा, यहाँ की समस्या दूर करूँगा, विकास के बारे में मिलजुल के बैठ के निर्णय लेंगे कि कहाँ पे क्या अच्छाई हो सकती है। तो ये लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक जो है कमी हो गई है जनता के बीच में कि लगता है कि जो नेता लोग जीत के जाते हैं और फिर अपना जो है अपने काम में ही लग जाते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं, जनता के बारे में कभी सोचते नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर लौट जाते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। उसका एक परिवर्तन, बदलाव होने जा रहा है। जनता सोच चुकी है, विचार रही है। अब मेरी उम्मीदवारी के बारे में बहुत बढ़िया से विकल्प के रूप में उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया। 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 में जो होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला? 2014 में बहुत सारे वादे किए गए थे। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की विश्वास काफ़ी कम हो गई थी। वो था कि भ्रष्टाचार उस समय बहुत ज़्यादा दिख रहे थे जनता के बीच में, और ये जो सरकार आई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई है, उसको ख़त्म करने के लिए आई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई। इनके समय में जो उस समय था वादा किए थे कि जो भ्रष्टाचारी को हम जेल देंगे, सज़ा दिलाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। और ये लोग भी उसी में लिप्त हो गए। राफेल डील या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इन्होंने मतलब कि भ्रष्टाचारी में ही लिप्त हो गए। और कांग्रेस के समय में कम से कम ये हुआ कि उसमें भ्रष्टाचार जेल तो गए थे। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने दरभंगा में एम्स की स्थापना की बात कही है, साथ ही मिथिला विकास बोर्ड के गठन की बात की है, कृषि उत्पाद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है, सकरी चीनी मिल और अशोक पेपर मिल के जीर्णोद्धार का भी भरोसा दिलाया गया है। दिल्ली हाट के तर्ज पर दरभंगा में मिथिला हाट और डिजिटल ई मिथिला हाट की स्थापना का भी भरोसा दिया गया है। सड़क से संसद तक मिथिला की आवाज में क्या क्या हमारी आवाज होगी उसका मैंने इसमें उल्लेख कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा, आधारभूत संरचनात्मक विकास, ये क्या क्या हो सकता है। 89% लोग यहाँ खेती पर निर्भर करते हैं, मैं गांव में रहते हैं। एग्रो बेस्ड हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारी संभावना है यहाँ, उन सारी चीज़ों का भी हमने जिक्र किया है। उन चीज़ों का भी जिक्र किया है जो उद्योग धंधे हमारे मर गए और जो लोग ये कहते रहे कि साहब रैयाम की चीनी मिल की चिमनी से जब तक धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे, तो उनके आँख खोलने के लिए भी हमने उन चीज़ों का इसमें उल्लेख किया है। और फिर खेती और किसानी, इसके बारे में हमारी क्या प्राथमिकता है, क्या प्रतिबद्धता है, उसका उल्लेख है। और आजीविका
के बारे में हमने उल्लेख किया है, शिक्षा के बारे में उल्लेख किया है और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी पैदाइश यहाँ हुई है, रहन है, सहन है। मिथिला की अपनी संस्कृति है, मिथिला की अपनी सभ्यता है, मिथिला की अपनी बोली है, मिथिला के अपने रीति रिवाज है, मिथिला की अपनी गीत है, मिथिला की अपनी विरासत है। तो उसके बारे में हमने उल्लेख किया है, मिथिला, मैथिल और मैथिली, इसमें वो आप देख सकते हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।